तो दोस्तों स्वागत है आप सबका रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। और आज बहुत ही खास बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने वाला हूं पुष्पांजलि ग्रुप के सीईओ जो है आगरा से, मिस्टर गौरव शर्मा जी। गौरव शर्मा जी, स्वागत है आपका रियल एस्टेट गेम चेंजर की सीरीज में। नमस्कार। नमस्कार अमोल जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये ग्रुप जो है इनके 37 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। 150 से भी ज्यादा टॉप क्लास प्रोजेक्ट्स ये लोग डिलीवर कर चुके हैं आगरा में, मथुरा में और वृंदावन में। 35 प्लस इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। 120 एकड़ में एक बहुत बड़ा टाउनशिप का प्रोजेक्ट इनका इस्कॉन टेम्पल वृंदावन के पास चल रहा है। और मोर देन 15,000 हाउसेस, 15,000 से भी ज्यादा लोगों को ये अब तक घर डिलीवर कर चुके हैं। तो एक ऐसी खास पर्सनालिटी, एक ऐसे रियल एस्टेट गेम चेंजर, एक ऐसे रियल एस्टेट हीरो से मैं आपको मिलाने वाला हूं। जैसा आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेडर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। आपको इस पूरी रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज में भारत के ऐसे सीईओ, पूरे एशिया के ऐसे सीईओ से हम रूबरू करवा रहे हैं जो रियल हीरोज है, जो रियल गेम चेंजर्स है, जिन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और अपने सिटी, अपने स्टेट में बहुत अच्छा काम किया है। तो आज ऐसे ही व्यक्ति से हम बात करेंगे, रूबरू होंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आप पसंद करते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो सब हम इनसे पूछेंगे। तो गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। शुरू करेंगे हमारा ये रियल एस्टेट गेम चेंजर सीरीज का प्रोसेस। थैंक यू सो मच अमोल जी, डॉक्टर अमोल। आप रेडी है गौरव जी? आई एम रेडी, यस। सुपर। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि एक रियल एस्टेट सीईओ की एंट्री कैसे होती है। मतलब आपकी स्कूल लाइफ, आपकी कॉलेज लाइफ, और फिर कैसे आप रियल एस्टेट में, थोड़ा डिटेल में हमारी ऑडियंस को। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है डॉक्टर अमोल। मेरा सारी स्कूलिंग आगरा से हुई है। और मैं स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने तो डॉक्टर बनने का सपना देखा था। और मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और अच्छे अच्छे हॉस्पिटल को सर्व करूंगा और अपने देश को एक मेडिकल फैसिलिटी में सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 12th के बाद मेरा सिलेक्शन एमबीए में बीकॉम में हुआ। आगरा का सबसे फेमस कॉलेज सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज है। वहां से बीकॉम किया और इत्तेफाक से कैट का एग्जाम क्वालिफाई किया तो मुझे एक कॉलेज मिला, फैसिलिटी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, एफएमएस दिल्ली। वहां से आया। मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ और कैंपस सिलेक्शन हो गया मेरा ओरेकल में। अच्छा। और ओरेकल में होने के बाद 1998 की बात है। उसके बाद भी मैंने स्टडीज नहीं छोड़ी और मैंने वापस एक एग्जाम और क्वालिफाई किया, एमसीएम, मास्टर्स इन कंप्यूटर्स मैनेजमेंट, सिम्बोसिस पुणे से। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया वहां पर कैंपस अगेन एचसीएल में। अच्छा। और मैं हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड में सन 2000 में आ गई। पुष्पांजलि कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड 37 इयर्स ओल्ड कंपनी है। और उनके जो उसके चेयरमैन हैं वो डॉक्टर वीडी अग्रवाल हैं। उनके बेटे हैं पुनीत अग्रवाल और मयंक अग्रवाल। पुनीत जी मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे क्लासमेट थे। अच्छा। हम लोगों की मुलाकात 2000 में वापस हुई जब मैं एचसीएल में काम कर रहा था और वो वापस नोएडा में मुलाकात हुई। हम लोग क्लासमेट्स थे तो हमने कुछ डिफरेंट करने का प्लान किया और 2001 में हमने नोएडा के ऑपरेशंस स्टार्ट कर दिए। हमने उनसे कहा कि आप रियल एस्टेट को आगरा में इतना सब काम कर रहे हो, आप रियल एस्टेट को नोएडा तक, एनसीआर तक क्यों नहीं लेकर आते। तो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन एक छोटे से प्रोजेक्ट जिसका नाम था पीपी टाउन, जो आगरा मथुरा हाईवे पर था, उसमें हम लोग डिजाइनर विला बना रहे थे। सर्कल शुरू से बहुत बड़ा था। एक छोटी सी इंट्रा सर्वर पर मेल डाली कि आई हैव बॉट वन प्रॉपर्टी इन पुष्पांजलि पीपी टाउन, so there are lots of people who follow me and they have purchased 6 या 7 villas. उसका अमाउंट मुझे बहुत अच्छा मिला, हैंडसम अमाउंट मिला। मुझे लगा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक अच्छी इंडस्ट्री है जिसमें मनी मेकिंग की जा सकती है। बिल्कुल सही। और 2002 में मेरे लिए एक डिसीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आप ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे साथ हम सब मिलकर काम करते हैं। और ऐसे करके 2002 में मैंने नोएडा के ऑपरेशंस स्टार्ट किए और यहाँ पर पहला प्रोजेक्ट पीपी टाउन और पुष्पांजलि फार्म्स एंड रिजॉर्ट स्टार्ट किया। और पुष्पांजलि फार्म्स एंड रिजॉर्ट स्टार्ट करने के बाद पुष्पांजलि बैकुंठ, जो टाउनशिप आपने सुना है अभी नाम, वृंदावन में, उसकी लैंड पैरेलल परचेज करना शुरू कर दिया। क्योंकि पुष्पांजलि आगरा में बहुत पुराने टाइम से काम कर रहे थे तो हमको रियल एस्टेट के पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स करीब 30 से 35 प्रोजेक्ट थे लाने। तो हम जब मेरा एंट्री होने के बाद दिल्ली एनसीआर में,
तो वो पाइपलाइन में करीब करीब 12 या 15 टाउनशिप्स आई। वो 12 या 15 प्रोजेक्ट्स सारे 150 एकड़ के या 150 एकड़ के, 125 एकड़ से नीचे कोई था नहीं। तो अच्छा। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, रियल एस्टेट में एंट्री हुई। और मुझे 2008 में यंगेस्ट सीईओ इन द रियल एस्टेट वर्ल्ड का अवार्ड नवाजा हिंदुस्तान टाइम्स ने। क्या बात है, क्या और बात है। ईश्वर की कृपा रही और कृष्ण जी का थोड़ा सा विशेष आशीर्वाद रहा। वृंदावन के प्रोजेक्ट की वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में एक राइट। पुष्पांजलि का नाम, एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में यूजुअली होता है कि अपने एरिया में, क्षेत्र में सब लोग जानते हैं, सही लेकिन बात ये है। इंटरनेशनल प्लेस है चूंकि, तो इसी वजह से पुष्पांजलि का जो ब्रांडिंग है वो इंटरनेशनली हुई, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर वृंदावन और मथुरा के ही नहीं बल्कि देश विदेश से लगभग 35% लोग केवल फॉरेन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो कृष्ण जी के अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से रियल एस्टेट में आना हुआ डॉक्टर साहब। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी रही आपकी, डॉक्टर बनने से लेकर अलग अलग मोड़ पे, फिर दोस्त से मिलना, डिस्कस करना, एक मेल पे बुकिंग हो जाना, और फिर एक रील। देखिए, संजोग से कुछ नहीं होता है इस देश में, बहुत सारी चीजें आपके हाथ से लिखी होती है। मैंने जितने सीईओ के इंटरव्यू लिए, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज निकल कर आई कि किसी का प्लान था, किसी का प्लान नहीं भी था, लेकिन आज वो बहुत सक्सेसफुली अपने सिटी, अपने स्टेट में इतना बड़ा काम करे। और वही एग्जांपल आपने दिया, और किसी प्रोजेक्ट को लोकल से लेकर ग्लोबल लेवल तक ले जाना, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पूरे डिटेल में आपने एक्चुअली हमें ये भी बता दिया कि पुष्पांजलि ग्रुप अभी क्या क्या कर रहा है। फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा कि हमें जो भी पुष्पांजलि ग्रुप के बारे में पता है, ये तो हमने वेबसाइट में देखा, ये तो हमने ऑनलाइन सर्च किया, हमारी टीम में थोड़ी सी रिसर्च निकली, पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी पुष्पांजलि ग्रुप एक्जैक्टली क्या कर रहा है, आगे के क्या प्लान है, थोड़ा वो बताइए हमारी ऑडियंस को। डॉक्टर साहब, पुष्पांजलि ग्रुप इस समय सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड है रियल एस्टेट की नई योजनाओं में। जो हम लोग एक बहुत अच्छी अच्छी टाउनशिप्स हम लोग प्लान कर रहे हैं, एक या दो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। और आगरा के अंदर ग्रुप हाउसिंग्स में हम ग्रुप हाउसिंग्स लेकर आ रहे हैं 4 ऑलरेडी, जो लॉन्च है, रेडी टू मूव इन है। तो ये रियल एस्टेट के अंदर हमारी 4 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमारा प्लान डिलीवर करने का है, जो ऑलरेडी पोजीशन स्टेज में है, जो कि दयालबाग और आगरा की बहुत प्रीमियम साइट्स पर हैं। प्लस इसके अलावा आपको पता होगा कि पुष्पांजलि ग्रुप हॉस्पिटल मेडिकल फील्ड में भी है। हमारा आगरा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जिसका नाम है पुष्पांजलि हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, 300 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। क्या बात है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि हम अगले 2 महीने के अंदर उसमें कैंसर यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। कैंसर कीमोथेरेपी और वो सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, बट ऑफिशियली कैंसर का जो डिवीजन है वो अगले 2 महीने में हम आगरा के अंदर, आगरा के आसपास के, मुझे लगता है 150 किलोमीटर के दायरे में नहीं होगा कुछ। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि आगरा के अंदर हम पहले अस्पताल के संचालक होंगे जो कैंसर यूनिट को वहां लॉन्च कर रहे हैं। इट्स अ बिग प्रोजेक्ट एंड definitely big support for the city also, nearby cities also. इसके अलावा हम लोग हमारे नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा हम एक बहुत एक होटल लाने का प्लान कर रहे हैं। होटल, हम हॉस्पिटलिटी में भी आना चाह रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू कमिंग अप विद अ 5-star होटल और रिजॉर्ट सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट। बहुत जल्दी आपको इसकी खबर मिलेगी। धन्यवाद, इतनी सारी चीजें शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन आने वाले सब प्रोजेक्ट्स के लिए। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है सर कि इतना सब करने के लिए ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया? आपके मेंटर कौन है, आपके कोच कौन है, आपके लिए इंस्पिरेशन कौन है, किन से आपने ये सब सीखा? और इतनी बड़ी बड़ी स्टेप्स लेना, इतने बड़े डिसीजंस लेना, रियल स्टेट में रिस्क टेकिंग एबिलिटी तो इंपॉर्टेंट है, पर इतनी कि इतने बड़े हॉस्पिटल्स के बारे में सोचना, नर्सिंग इंस्टीट्यूट के बारे में सोचना, कैंसर यूनिट सोचना, तो रियल स्टेट में तो आप इतने बड़े प्रोजेक्ट कर ही रहे, पर पैरेलली इतनी सारी चीजें करें, तो इसके पीछे का इंस्पिरेशन कौन है, वो थोड़ा हमें बताइए। सबसे बड़े इंस्पिरेशन है इस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर वीडी अग्रवाल। ही इज 71 years नाउ, बट स्टिल व्हेन यू मीट विद हिम, अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा कि 36 year old यंग बॉय से आप मिल रहे हैं। क्या बात, क्या बात। उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उनकी जो प्लानिंग है, उनका जो विजन है, उनका जो काम करने का तरीका है, डेफिनेटली वो, मुझे तो सारी इंस्पिरेशन उन्हीं से मिलती है। वो पूरी ग्रुप को एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं
और उनको ये पता होता है अगले 2 साल तक या 3 साल तक मुझे करना क्या है क्या और इस बात ग्रुप है। को कहाँ से कहाँ ले जाना है। और वो ग्राउंड से स्टार्ट होकर उन्होंने आज इस ग्रुप को यहाँ तक ले गए, इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए, और डेफिनेटली हमको भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज भी वो हमको मेजर डिसीजन मेकिंग्स में बहुत हेल्प करते हैं। क्या बात है, क्या बात। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा डॉक्टर वीडी अग्रवाल जी, साक्षात प्रणाम आपको। इतना बड़ा एनर्जी का इंस्पिरेशन सोर्स आप लेकर चल रहे हैं और इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके वजह से बन रहे हैं, और आप 71 के होके 36 के लगते हैं, तो फिर तो आपसे मिलना मेरे लिए हमेशा एक तत्परता रहेगी। इतने सारे सीईओज, एमडी, चेयरमैन को हमने कवर किया है, तो जरूर आपसे भी कभी मिलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपके ग्रुप का लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या है? किस लीडरशिप स्ट्रैटेजी पे आप यहाँ तक आए, थोड़ा वो हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए, हमारी जो लीडरशिप स्ट्रैटेजी है वो बड़ी सिंपल और क्लियर है। आज हम एज एन लीडर, हर लीडर को एक ही चीज समझाई जाती है, विदाउट टीम मेंबर्स, इफ यू ट्रीट देम इमोशनली एंड फाइनेंशियली वेरी नाइस, मतलब यू हैव टू बी अंडरस्टैंड योर टीम मेंबर्स इन बोथ द एस्पेक्ट, इमोशनल एंड फाइनेंशियल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन योर टीम विल बी लाइक अ फैमिली। सिंपल स्ट्रैटेजी है कि आप एक परिवार में काम कर रहे हो, ना कि आप नौकरी कर रहे हो। आप एक परिवार का हिस्सा हो, एक कंपनी का हिस्सा। कंपनी इज लाइक अ फैमिली। राइट। अगर ये फीलिंग्स हैं, और मुझे लगता है आज ये फीलिंग्स हैं, इसीलिए हमारे यहाँ रिटेंशन, जो एम्प्लॉय रिटेंशन है, बहुत अच्छा है। कोई 20 साल से है, कोई 25 साल से है, कोई 30 साल से है, कोई शुरू क्या से है। बात है, वाह वाह। तो मतलब यू हैव टू बी केयर, टेक केयर ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स। यस 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 ये यस। सिखाया थैंक गया यू, है। थैंक यू फॉर शेयरिंग सच अ वंडरफुल थिंग। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत सिंपल लेकिन बहुत बड़ी चीज कह दी कि इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों को बैलेंस करके जब आप अपनी टीम को एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं, तो एक पारिवारिक माहौल बढ़ जाता है, रिटेंशन का रेशियो ज्यादा होता है, रिटेंशन अच्छा होता है, तो जो कैलिबर है, जो टैलेंट है, जो आपने डेवलप किया, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करता है, जिससे आपका ग्रोथ फास्ट होता है। थैंक यू सो मच सर शेयर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे पर्सनल लीडरशिप की। एज एन इंडिविजुअल, एज ए सीईओ, आप अपनी एनर्जी लेवल, अपनी प्रोडक्टिविटी को हाई रखने के लिए क्या सक्सेस रिचुअल फॉलो करते हैं, क्या मॉर्निंग रूटीन्स फॉलो करते हैं? थोड़ा वो हमारी ऑडियंस को बताइए। ये बहुत उत्सुक होते हैं जानने के लिए कि सीईओ कैसी लाइफ जीते हैं, मतलब वो तो बहुत दिखाते हैं ना मेरा कि मेरा जकरबर्ग मॉर्निंग इतने। रूटीन हाँ, डॉक्टर साहब बड़ा क्लियर है। मैं तो बोलिए। सुबह 5 बजे उठकर और सबसे अच्छा। पहले मेडिटेशन कर कर और ईश्वर की पूजा करने वाला व्यक्ति हूँ। और मेरा जो बढ़िया। डे है वो मॉर्निंग में 5 o'clock शुरू हो जाता है, और 5 o'clock से 7 o'clock तक मेरी स्पिरिचुअल एक्टिविटी सारी खत्म हो जाती है। उसके ओके। बाद 7 o'clock से लेकर 9 o'clock तक मैं अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं थोड़ा सा अपने शरीर को योगा और कुछ फिजिकल वर्कआउट को टाइम देता हूँ। 10 o'clock 10:30 डेफिनेटली एट शार्प ब्रेकफास्ट कर कर ऑफिस आ जाते हैं, और ऑफिस आने के बाद एक टीम के साथ मीटिंग लेकर पूरा प्लान और शेड्यूल डिस्कस कर कर मैंने ये देखा है कि अगर आप अपनी टीम को रिटेंशन हाई है, अगर आपके बहुत पुराने लोग हैं, तो ऑटोमेटेड सिस्टम में चीजें चल रही होती हैं। आपको तो प्लानिंग बताने की जरूरत है। और मैं अगर नहीं भी रहता हूँ ऑफिस में, तो मेरे जो टीम मेंबर्स हैं वो इतने इतने लॉयल हैं, क्योंकि लॉयलिटी और डेडिकेशन उनको शुरू से ट्रेनिंग में दिया गया है। तो ओके। इतना ज्यादा एफर्ट लगता नहीं है। लेकिन हम, जब तक हम जो भी हायर एंड के लीडर्स होंगे या जो भी हायर हायर एंड के आपके एम्प्लॉयज होंगे, अगर वो रूटीन की कॉल्स में रहेंगे तो डेफिनेटली वो स्ट्रेटेजी प्लान नहीं कर सकते। राइट। तो जो फ्लो ऑफ वर्क है ना, वो नीचे डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाया गया है, तो बहुत इजी मॉडल पर काम चलता है। और शाम को 7:30, क्योंकि हमारी ये स्ट्रैटेजी है कि अगर आप 8 घंटे काम नहीं कर सकते तो आप 12 घंटे में भी कुछ नहीं कर सकते। क्या तो बात है। 7:30 आप अपने घर जाएं और अपनी राइट। फैमिली को समय दें। और आई यूजुअली स्लीप एट 10 o'clock। क्या बात है सर, इतना प्यारा रूटीन, इतना सब कुछ आपने बता दिया, आपकी वर्किंग पैटर्न बता दिया, कैसे आप अपने टीम के भी फैमिली को समय दे सके, वो सब भी ध्यान रखते, वो भी बता दिया। तो एक्चुअली आपने अपनी एनर्जी लेवल कैसे बढ़ाते बढ़ाते ये भी बता दिया कि आप टीम को इंस्पायर कैसे करते हैं, टीम को मोटिवेट कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच ये सब चीजों को कवर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि एक ऐसा पीरियड रियल एस्टेट में आया जिसमें हमने ग्लोबल रिसेशन जैसी चीजें देखी, ग्लोबल इफेक्ट देखा,
मान लीजिए अगर कोरोना जैसी कोई चीज आ जाती है तो रियल एस्टेट में इम्पैक्ट पड़ा, अच्छा बुरा वो तो अब ग्रुप की वर्किंग पे डिपेंड है, मैं जानना चाहूंगा। फिर कभी जीएसटी आ जाता है, कुछ लोकल रूल, कुछ नेशनल रूल, फिर कुछ अलग अलग चीजें आ जाती है, कभी रेरा आ जाता है, कभी नोटबंदी आ जाती है। इन सब सिचुएशंस में, दो तीन सिचुएशन जो मैंने डिस्कस की, आपने कैसे डील किया और अपने ग्रुप को कैसे आगे लेकर के, थोड़ा वो बताइए। देखिए, डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर हमें बहुत ज्यादा तकलीफ इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम मैक्सिमम काम, हम तो चाहते हैं कि वन टैक्स वन शो पर चले। राइट। और मतलब रियल एस्टेट में 90-80% लोग ना काम दोनों तरह से एडजस्टमेंट करके करते हैं। तो राइट। डिमोनेटाइजेशन का फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हम लोग तो सारा काम ऑलरेडी वाइट में करते थे और चीजें हमें ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन थोड़ा सा सेल्स पर असर ओवरऑल पड़ा था, लेकिन वो रिकवर कर गए क्योंकि मोस्टली ओके। हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो टाइमली डिलीवर हो रहे थे। हम उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आया। लेकिन कोविड में हमारे बाकी के सारे प्रोजेक्ट्स पर जरूर फर्क पड़ा, रादर देन वृंदावन। मैंने देखा ओके। जैसे कोविड आया, पैरेलली लोगों ने स्पिरिचुअल होना ज्यादा शुरू कर दिया और राइट। वृंदावन के टाउनशिप में लोगों ने बसना शुरू कर दिया। और कोविड के टफ टाइम के बावजूद हमने, वृंदावन वाले प्रोजेक्ट ने हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। प्लस डेफिनेटली कोविड में हमारे हॉस्पिटल ने लोगों का बहुत सपोर्ट किया। राइट। तो हम बैलेंस कर गए दोनों चीजों पर, कोई दिक्कत नहीं है। एज फार एज कंसर्न विद द रेरा एंड अदर लॉज जो यूजुअली आते रहते हैं टाइम पर, तो रेरा तो एक सपोर्टिव है बिल्डर के लिए, उन बिल्कुल। बिल्डर्स के लिए सपोर्टिव है जो लोग कमिटेड काम करना चाहते हैं और सिस्टमेटिक काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं कि शुरू में थोड़ा सा रेरा रेरा जो था वो अनऑर्गेनाइज्ड रहा, लेकिन अब धीरे राइट। धीरे पैरेलली रेरा के लोग भी समझ रहे हैं कि हर जगह बिल्डर गलत नहीं है। वो सही बिल्डर को बात भी है। सुनते हैं और बायर को भी सुनते हैं। कहीं कहीं बायर भी टेक इन फॉर ग्रांटेड लेना चाहता है चीजों को। बिल्कुल और बिल्कुल। जीएसटी इज डेफिनेटली सपोर्टिंग सपोर्टिंग टैक्स। जो पहले बहुत ओके। सारे 4-5 सारे टैक्स देने पड़ते थे, वो एक सिंगल टैक्स हो गया, जीएसटी। राइट। चलिए बहुत बढ़िया। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि कोई ऐसी किताब जो आपने पढ़ी हो, जो अदर देन अपने फॉर्मल एजुकेशन हो, लेकिन जिसने आपकी लाइफ में बहुत बदलाव लाया, वो अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहे, एक दो किताब के नाम तो जरूर बताइए। श्रीमद् भगवत गीता। अच्छा। भगवत गीता, वैसे ये भी बता दो, 41 में से करीब करीब 10 सीईओ ने इसी किताब का नाम लिया, तो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल ग्रंथ तो यही है। मैंने वो तो। जो गीता से सीखा है वो शायद मुझे किसी भी बुक से सीखने को नहीं मिला। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। हमारी गीता के अंदर हर सिचुएशन को हैंडल करने का सॉल्यूशन है। और राइट। वो कृष्ण जी ने, देखिए कृष्ण जी ने वो लिखी हुई, बोली हुई, अपने उनके मुख से बोली हुई है। तो अगर आप गीता को बड़े बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको स्टडी करेंगे, यू विल गेट द सॉल्यूशन। राइट। सो गीता बहुत इज सही, माय बहुत फेवरेट सही। बुक। यस, थैंक यू सो मच। और बहुत लोगों ने गीता कहा तो, लेकिन जिस तरीके से आपने गीता का इंपॉर्टेंस बताया कि लाइफ के किसी भी पैरामीटर के तरीके से जब आप उसको स्टडी करेंगे तो उसका सोल्यूशन मिलेगा, वो बहुत काबिल तारीफ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं बात करूंगा कि कोई ऐसा इंसिडेंस आपकी लाइफ में हुआ, कोई ऐसी स्टोरी जो टर्न अराउंड स्टोरी रही, बहुत कुछ सीखने मिला आपको, एक इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, चाहे वो आपके शुरुआती करियर से हो, चाहे मिड करियर से हो, चाहे कभी किसी डील को हैंडल करते समय हो, या कोई कस्टमर को हैंडल करते समय, कोई तो स्टोरी लाइफ की ऐसी होगी जिसने आपको बहुत अंदर से सिखाया भी है और इमोशनली आप इन्वॉल्व भी, अगर आप वो शेयर करना चाहे तो। जी, बहुत अच्छी स्टोरी है। मेरे पास एक सज्जन आए थे आज से करीब 2008 में, जब मैं अपने वृंदावन वाले प्रोजेक्ट में था। और ओके। एक ऐसी स्टोरी, वो सज्जन जब आए तो स्लीपर्स पहने हुए थे और उनकी अच्छा। स्लीपर्स में भी बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी। जब वो ओके। मेरे ऑफिस में आए और मैं कहीं बाहर से आया था, तो मैंने देखा कि कौन सज्जन बैठे हैं। तो मैंने अपने सेल्स मैनेजर को बोला, आप इनको डील कर लीजिए। अच्छा। तो जब वो सेल्स मैनेजर अंदर आया मेरे चैम्बर में और उसने बोला कि सर ये ना इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 करोड़ के आसपास। तो हाँ हाँ। मैंने सोचा कि ऐसे ही वो टेस्ट करने के लिए आया है, वो हाँ इन्वेस्ट नहीं हाँ। करेगा। सो बोला, नहीं सर वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा लेकर आइए, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। हम्म। तो वो मेरे चैम्बर में आए, तो हम्म। उन्होंने अपना नाम मुझे बताया और अपना परिचय दिया और मुझे बताया कि सर मैं सीरियसली यहाँ हम्म। अमेरिका से आया हूँ और मैं अपना सब कुछ छोड़कर आया हूँ, और मुझे आप घर अच्छा। दीजिए और जो भी पेमेंट मोड है, शेड्यूल है, वो बता दीजिए। हमने उनको घर दिया। मैंने सोचा कि अगर कोई कस्टमर सामने बैठा है और वो इतना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, 2008 की बात है,
और अच्छा, करना चाह रहा है, तो हमें हमें तो एज एन उसको कस्टमर डील करना चाहिए, उसकी स्थिति और परिस्थिति और उसकी वेशभूषा पर नहीं जाना चाहिए। मैंने बिल्कुल उनको बिल्कुल। डील कर ली। मैंने कहा 1.25, उन्होंने कहा कुछ कम कर दीजिए। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, 5 लाख कम कर दीजिए, 1.20। क्योंकि मेरे ओके। मन से ये आवाज आ रही थी, ये लेगा कुछ नहीं, ये सिर्फ देखने आया है। अच्छा। एनीवेज, उन्होंने मुझसे कहा आपका ड्राइवर है, आया आपके यहाँ कोई बंदा है, आप उसको बाहर भेज दीजिए, आपका 50% पेमेंट मैं भगा लेता हूँ, मेरी गाड़ी खड़ी है बाहर। तो जब हम्म। मेरा बंदा उसके पास से गाड़ी से पेमेंट लेकर आया, तो उसकी गाड़ी थी बेंटले। और और उस व्यक्ति ने 5 होटल्स थे उसके अमेरिका में, और वो इलिटरेट आदमी था, कृष्ण भक्त था। और ओके। उसने मुझे, जब उसने पूरा क्लोज कर दिया अपने सेशन को, पेमेंट प्लान को, एवरीथिंग, जब डील क्लोज हो गई, तो उसने मुझसे कंधे पर हाथ रख के मुझसे कहा, गौरव जी, कभी भी जीवन में किसी व्यक्ति को उसकी वेशभूषा या उसके चेहरे के आधार पर मत आंकिएगा, कोई कुछ भी हो सकता है। इज सही अ वेरी बात है, बिग बहुत। चैप्टर ही हैज गिवन टू मी। राइट राइट राइट, एंड एंड इट्स रियली, बेसिकली ही इज इन मतलब वो कनेक्शन स्टोरी विद। मैं फील कर पा रहा हूँ, आप बोल रहे हैं वो इमोशंस में फील कर पा रहा हूँ, अभी भी गूज बम्स लग रहा है, क्योंकि वो स्टोरी उतनी पावरफुल है। मैंने ये इंसिडेंट सुने बहुत है, पर सच में जिस तरीके से आपने इसे बताया और जो आपके साथ हुआ, इट्स अ रियली मेस्मराइजिंग काइंड ऑफ थिंग। और होता है हमारे देश में, यू कैन नॉट जज समवन बाय द काइंड ऑफ क्लोथ्स ही इज वेयरिंग एंड बाय द काइंड ऑफ यस, फेस ही इज यस, हैविंग, बिकॉज व्हाट ही हैज डन इन हिज पास्ट वी डोंट नो। नो वी डोंट नो। और इतना सारा जो आपने उनके बारे में बताया, और वो बेंटली से आए और इतना बड़ा उनका 5-5 होटल से अमेरिका जैसे इसमें, और वो कृष्ण भक्त है, तो वैसे भी कृष्ण भक्त कुछ भी हो सकते हैं, उनको तो कुछ कोई भी नहीं हो है। सकते हैं। तो ये एक तो डोंट बी जजमेंटल। जजमेंटल। नहीं, चलिए, बहुत अच्छी स्टोरी लगी, एंड वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टोरी ऑफ आर 50 इंटरव्यूज मैं कहना चाहूंगा। चलिए गौरव जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कुछ कोर रियल एस्टेट के डिपार्टमेंट्स की, कि आपके हिसाब से मार्केटिंग क्या रोल प्ले करता है एक रियल एस्टेट कंपनी में, और आप लोग मार्केटिंग कैसे करते हैं, थोड़ा वो बताइए। देखिए, मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रियल एस्टेट। आज की डेट में तो पहले मार्केटिंग के जो साधन थे वो बड़े कम थे, बड़ा लिमिटेड स्कोप हुआ करता था। अभी न्यूज़पेपर में ऐड दे दीजिए, बैनर्स लगवा दीजिए, होर्डिंग्स लगवा दीजिए, आउटडोर एक्टिविटी कर दीजिए। आज तो हमारा सारा सिस्टम डिजिटलाइज्ड है। आज ओके। चूंकि हमारे पास इंटरनेशनल बायर भी है, तो मार्केटिंग के राइट। लिए हम पूरी डिजिटल स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। गूगल ओके। एडवर्ड्स है, फेसबुक है, पीपीसी है, इस ऑल ऑल थिंग्स, मतलब सारा डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म हमारा, हमारी एक पूरी सेपरेट टीम है डेडिकेटेडली जो मार्केटिंग हैंडल करती है। और मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज हमारा जो ये वृंदावन वाला प्रोजेक्ट है, उसके जो पार्ट्स हैं, अभी हमने उसके आसपास काफी जमीन ले रखी है। तो अभी हमने ओके। उसमें एक पार्ट निकाला, उसमें करीब 100 हाउसेज निकाले। वो अच्छा। 100 हाउसेज, आप यकीन मानिए, मात्र 2 वीक्स के अंदर वी हैव सोल्ड आउट। क्या बात है, क्या तो बात। तो वो बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि डिजिटल चैनल आपको अमेरिका में भी पहुंचा रहा है, आपको लंदन में भी पहुंचा रहा है, आपको ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंचा रहा है। आपको तो सिर्फ एक एक फेसबुक पर या गूगल पर ये लगाने की जरूरत है कि यू आर लॉन्चिंग सच एंड सच प्रॉपर्टी इन वृंदावन और इन सच एंड राइट सच एरियाज। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउ अ डेज फॉर द ओके। मार्केटिंग। राइट राइट राइट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट, और इतना डिटेल में आपने बताया उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, और स्पेशली अभी तो बहुत ज्यादा डिजिटल और ऑनलाइन भी, जो आपको हेल्प करता है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, और उसमें भी अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग ऑडियंस। रियल एस्टेट एक कॉमन चीज नहीं है, टीयर 4 सिटी में हो सकता है कोई और जरिया काम करता हो, टीयर 3 में कोई और, टीयर 1 में कोई और, डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस। क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लोकेशन है वृंदावन, तो इन्हें बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट भी मिलते हैं। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि आप किस क्षेत्र में कहाँ काम करें, और उसका जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से कौन सा मार्केटिंग का टूल बहुत काम करेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सेल्स की। सर, सेल्स क्या रोल प्ले करता है, और आपका मॉडल कैसा है? क्या आपके एम्प्लॉय सेल्स करते हैं, क्या आपके चैनल पार्टनर सेल करते हैं, कि हाइब्रिड मॉडल आप यूज करते हैं, एम्प्लॉय प्लस चैनल पार्टनर का? हम हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं, एम्प्लॉयज प्लस चैनल पार्टनर। और हम चैनल पार्टनर को भी अपने वर्किंग हैंड्स की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि एक लिमिट है आपकी। एक लिमिट तक राइट। आप 100 लोगों की टीम रख लेंगे, 200 लोगों की टीम रख लेंगे, लेकिन अगर आपके पास पैरेलल 100 चैनल पार्टनर्स होंगे, तो वो आपको मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत जल्दी फ्लाई ऑफ करते हैं। सो हम लोग तो हाइब्रिड मॉडल पर काम करते हैं। और हाइब्रिड हमारी मॉडल। सेल्स की स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है कि चैनल पार्टनर में अगर प्रोजेक्ट है,
तो चैनल पार्टनर को सपोर्ट करने के लिए हमारी सेल्स टीम है, और हम लोग डायरेक्ट सेल्स भी करते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको कंपनी डायरेक्ट सेल्स की स्ट्रैटेजी बनाती है, उसको उसमें चैनल पार्टनर एंटरटेन नहीं करते हैं छोटे प्रोजेक्ट्स में, और बड़े अच्छा, प्रोजेक्ट्स में हम लोग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं सेल्स। सुपर। ये बहुत अच्छा डीपर इन्फॉर्मेशन आपने दिया कि कुछ प्रोजेक्ट में आपकी टीम का करती है, कुछ छोटे प्रोजेक्ट में डायरेक्टली आपकी टीम ही काम करती है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में आप हाइब्रिड मॉडल यूज करते हैं। दैट इज ऑल्सो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ यूजिंग योर सेल्स। सुपर सर, आगे बढ़ेंगे, ऑपरेशंस की बात करेंगे। 35 प्रोजेक्ट एट अ टाइम चल रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी टाउनशिप, 120 एकड़, 150 एकड़, क्या आप ऑपरेशंस कैसे मैनेज करते हैं? कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, मैनुअल है, कैसे आप ये सब कर पाते हैं? थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए। सब कुछ डिजिटलाइज है डॉक्टर साहब, बिना ओके, डिजिटल सॉफ्टवेयर के, बिना डिजिटलाइजेशन के, और डेफिनेटली एक अच्छी हायरार्की मॉडल को फॉलो ना कर कर तो आप कर नहीं सकते हैं। सब कुछ सिस्टम एंड प्रोसेसेस सेट है, सबके प्रोसेस एंड सिस्टम एसओपीज क्लियर है, किसको क्या ओके, करना है, सिविल का या फैसिलिटी मैनेजमेंट का या कस्टमर केयर रिलेशनशिप का या प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल्स, एवरीथिंग इज सेट। ओके, सुपर, थैंक यू सो मच। मैनेजमेंट क्या रोल प्ले करता है, मुझे थोड़ा इस डिपार्टमेंट के बारे में बताइए, और मैनेजमेंट की एक्टिविटीज आपके यहाँ कैसे डिसाइड की जाती है, थोड़ा वो बताइए। देखिए, मैनेजमेंट तो रिव्यू करता है टेक्नोलॉजीज का, मैनेजमेंट ओके, रिव्यू करता है टॉप टू बॉटम सारी एक्टिविटीज का, प्रोसेसेस का। अगर ओके, प्रोसेसेस, मैनेजमेंट कहता है इफ द प्रोसेस इज परफेक्टली फाइन। एक प्रोसेस है कि आपको एक एक्स चीज को बनाना है, अगर वो राइट, प्रोसेस ठीक रहा, 1+1=2 ही होगा। तो अगर राइट, वो 2 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 1+1 में प्रोसेस में कहीं गड़बड़ी है। तो मैनेजमेंट हमारा प्रोसेस को टेक केयर करता है कि वो प्रोसेसेस टाइमली और सिंसियरली फॉलो होने चाहिए। तो कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्रोसेस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। सुपर, सुपर, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे, अब मैं बात करना चाहूंगा कि वृंदावन के मार्केट में, आगरा के मार्केट में, जहां आप काम करें, इतना अच्छा करें, वहां की स्पेशल एडवांटेजेस क्या है? थोड़ा उस मार्केट के बारे में बताइए। हमारे जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं डॉक्टर साहब, वृंदावन के प्रोजेक्ट जो चल रहा है आज की डेट में, वृंदावन से बड़ा इस समय और नजदीक दिल्ली एनसीआर के कोई तीर्थ नहीं है। अगर बिल्कुल सही, हरिद्वार भी जाना है तो 5 घंटा लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, वृंदावन के लिए तो आप 1 घंटे में पहुंच जाइए, बिहारी जी आपको दर्शन दे देंगे अगर वो क्या बात चाहेंगे है, तो। राइट, लेकिन बाकी के जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो काफी डिस्टेंस पर हैं। तो राइट, वृंदावन आज की डेट में लोगों का बिहारी जी के प्रति प्रेम और लोगों की आस्था आफ्टर कोविड तो इतनी बढ़ गई है कि पिछली, अभी जो रिसेंटली होली का जो फंक्शन गया है, मतलब आप पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, गाड़ियां तो बहुत दूर की बात है। तो क्या बात है, वृंदावन इस समय चार, पूरे कंट्री के अंदर 4 जगह हैं जिस पर सरकार का भी ध्यान है। पहला राइट, बनारस, वाराणसी, अयोध्या, और राइट, तीसरा वृंदावन, और हाँ, चौथा एक प्लेस और है, मैं मिस कर रहा हूँ उसको। देयर हाँ, देयर वन मोर। तिरुपति बालाजी बोल नहीं रहे नहीं हैं नहीं, आप? तिरुपति नहीं, एक प्लेस में स्पिरिचुअल मिस कर रहा हूँ जहाँ ओके, पूरी तरह फोकस है सरकार का। ओके, तो एनीवेज, ये एक बहुत तो बड़ा इसका आने वाले एडवांटेज टाइम है। में एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारा प्रोजेक्ट जो आगरा में चल रहा है वो राधा स्वामी, जो दयाल बाग में चल रहा है, राधा स्वामी आर पॉपुलेटेड एवरीवेयर अक्रॉस द राइट, वर्ल्ड। तो राधा राइट, स्वामियों का बड़ा फेवरेट जगह है दयाल बाग, आपने नाम सुना ओके, होगा। तो हाँ, हाँ, दयाल हाँ, बाग में लैंड नहीं है, वहाँ राइट, वहाँ वर्टिकल डेवलपमेंट आ गया है, हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। वहाँ हमारा बिल्कुल, लग्जरी प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हमारे लिए क्लाइंटेल ना इंटरनेशनल और नेशनल दोनों है इन दोनों समझ प्रोजेक्ट्स के गया, अंदर। सो समझ गया, वन समझ। इज द कृष्ण डिवोटीज और वन इज राधा स्वामी। ओके, ओके, ओके। तो दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस इंटरव्यू में हमने एक बहुत बड़ा अलग हॉरिजॉन एक्सप्लोर किया है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, अगर आप इसे समझ सकते हैं तो, कि जहां भी स्पिरिचुअल ग्रोथ ज्यादा होती है, जहां एक पर्टिकुलर संस्थान के लोग बहुत ज्यादा आना पसंद करते हैं, वहां पर एक अलग रियल एस्टेट मार्केट डेवलप होता है। अगर आप इसे समझ सकते हैं तो आने वाले समय में आप भी एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर अपनी स्ट्रैटेजी को इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और यही रियल एस्टेट गेम चेंजर का मिशन है कि आने वाले 10 साल में कम से कम 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करना, कोच करना, एम्पावर करना, ताकि उन्हें रियल एस्टेट का रियल नॉलेज मिल सके। और यही इंटरव्यू है जो आप तक रियल नॉलेज पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि रियल एस्टेट का एक सक्सेस मंत्र क्या हो सकता है। क्या 3-4 बातों पर ध्यान रखा जाए अगर किसी को एक सफल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बनना है? थोड़ा वो बताइए। देखिए, आज की डेट में सफल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट वर्टिकल होना चाहिए।
और पहले जैसा चल जाता था कि कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट डिले हो गया या क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर लिया, तो आज आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज द कस्टमर इज वेरी इंटेलिजेंट नाउअडेज। अगर आप रियल एस्टेट में इन होने की सोच रहे हैं या एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको चीटिंग नहीं करनी है कस्टमर के साथ। सेकंड, आपको टाइमली डिलीवरी करनी है, बिकॉज एक्ट जो है रेरा का वो यही कहता है कि कस्टमर को उसका घर मिले, क्वालिटी घर मिले, और सबसे बड़ी बात, पैसे का जो यूटिलाइजेशन इधर और उधर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता था वो नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट का पैसा प्रोजेक्ट में, तो इस केस अगर इन सारी स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप काम करते हैं तो आपको रियल एस्टेट सक्सेसफुल रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर होने से कोई नहीं रोक सकता। whatever you commit, you have to deliver, and whatever that in the time frame as well as in the quality. सुपर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट। बात करेंगे थोड़ा इंडियन इकोनॉमी की, कि भारत में आपको आगे रियल एस्टेट में क्या अपॉर्चुनिटीज लग रही है और क्या चैलेंजेस लग रहे हैं, थोड़ा वो बताइए। सर देखिए, इंडिया के अंदर तो रियल एस्टेट के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। चैलेंजेस तो जो आ रहे हैं, जो शुरू से चल रहे थे, वो काफी मिटिगेट हो गए हैं। आने वाले टाइम में जितने भी फॉल्स डेवलपर हैं वो ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएंगे, और आधे से ज्यादा तो खत्म हो ही चुके हैं, और आधे जो इसमें जो ट्रू डेवलपर्स है ना, वही बचेंगे केवल। और रही बात अपॉर्चुनिटीज की, देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग अप इन रियल एस्टेट सेक्टर, बिकॉज अभी इंडिया के पास बहुत कुछ है इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करने के लिए। राइट। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ डिटेल विद अस। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं बात करना चाहूंगा कि आगे आपका विजन क्या है एज अ ग्रुप, पुष्पांजलि ग्रुप का अगले 5 साल 10 साल का विजन क्या है, थोड़ा वो शेयर कीजिए हमारी ऑडियंस के साथ। पुष्पांजलि ग्रुप का आगे डाउन द लाइन 10 साल का विजन ये है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो डिलीवर हो जाए, और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जितना भी हमारा जो प्रोसेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उसको और बेटर बनाने का प्लान है। जो एक लाला सॉर्ट ऑफ कंपनी नहीं होनी चाहिए, एक प्रोसेस ओरिएंटेड, एक गुड ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्लान है, और एक अच्छा 5 स्टार या 7 हॉस्पिटलिटी के अंदर प्लान है घुसने का, जो हॉस्पिटलिटी के अंदर हम अच्छे 1-2 होटल्स बनाएं और जिसकी सेवाएं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लोग लें। इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर भी हम जो कैंसर यूनिट और कैंसर से रिलेटेड और भी 2-3 टेक्नोलॉजीज हैं वो प्लान कर रहे हैं लाने का। तो वी हैव टू बी डिलीवर्ड व्हाटएवर वी स्टार्टेड। अगले 5 साल का तो यही विजन है। बहुत बढ़िया, सुपर, थैंक यू सो मच। बात करेंगे कैसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट की, जिससे अभी रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा लगता तो है कि इस डिपार्टमेंट का बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला है, जिसपे हम स्पेशली फोकस करते हैं। पिछले 15 साल से हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, और पिछले 10 साल से कोर रियल एस्टेट कोचिंग ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये डिपार्टमेंट का क्या रोल है, और आने वाले समय में क्या रोल प्ले करने वाला है ये ट्रेनिंग एंड कोचिंग का डिपार्टमेंट रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेकर, ट्रेनिंग फ्रॉम लोअर लेवल टू मिडिल लेवल टू टॉप लेवल, एवरीवन, ये क्या रोल प्ले करेगा, थोड़ा वो बताइए। मैं तो चाहता हूँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने चाहिए, बल्कि मैं भी प्लान कर रहा था एक अच्छा ट्रेनिंग स्किल्ड सेंटर खोलने का, बिकॉज आज की डेट में जितने भी लोग हैं जो रियल एस्टेट के अंदर काम करते हैं, पता लगा कोई इंजीनियर नहीं बन पाया, रियल एस्टेट का माल बेचेगा। अच्छा, पता लगा कोई डॉक्टर नहीं बन पाया, रियल एस्टेट का माल बेचेगा। तो जो जितना भी अनट्रेंड स्टफ था वो सब रियल एस्टेट में आ गया, कि वो कहता है कि मकान बेचना सबसे आसान है। लेकिन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से उसके अंदर इतने सारे चेंजेस, उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कमिट कर रहा है, कैसे उसको बेचना है, क्या बेचना है, उसकी टेक्निकल स्किल्स एज वेल एज उसकी सेलिंग स्किल्स भी जितनी बेटर ग्रो होंगी, आपका कंपनी का और कस्टमर का रिलेशन उतना स्ट्रांग होगा। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज मस्ट। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि पिछले 10 साल से हम लोग रियल एस्टेट कोचिंग एंड ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं, और विन विन ट्रेनिंग जो हमारी कंपनी है भारत की एक ऐसी एक्सक्लूसिव कंपनी है जो बिल्डर्स को, डेवलपर्स को, मार्केटिंग एजेंसीज, इन्वेस्टर्स, एडवाइजर्स, इनको ट्रेन करती है। आज हरिद्वार में हमारे क्लाइंट है, नोएडा में है, दिल्ली में बहुत सारे लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद, नागपुर सिटी जहां से हम है, इंदौर, बहुत सारी जगह पर हम ट्रेन कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम चला रहे हैं, जिससे इस इंडस्ट्री को और ऑर्गेनाइज बनाया जा सके और हमारे भारत में रियल, ऑनेस्ट, एथिकल, ट्रांसपेरेंट रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स आ सके।
अब मेरा आखिरी सवाल सर आपसे यह है कि मार्केटिंग एजेंसीज आज बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है अलग अलग सिटीज में, स्पेशली टीयर 1 सिटीज में। सो मार्केटिंग एजेंसीज और एडवाइजर्स, इनको आप क्या अपने एक फाइनल राय देना चाहेंगे कि इन्हें कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना हो तो ये क्या देखे, कैसे सेलेक्ट करे, कैसे ये काम करे, थोड़ा इन्हें गाइड कीजिए। मार्केटिंग एजेंसीज जो आज की डेट में एक्टिव हो चुकी हैं रियल एस्टेट में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर प्रोफेशनल मार्केटिंग एजेंसीज हैं और अगर कोई डेवलपर उनको हायर करता है तो उसका डेफिनेटली जो विजन है ना, उसको अचीव करने में उसको बहुत हेल्प मिलती है। उसकी जो इंडिपेंडेंट टीम है तो हो सकता है वो उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो, लेकिन मार्केटिंग एजेंसीज जो कि पूरे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में काम कर चुके होते हैं, उनको ज्यादा आइडिया होता है। और मुझे लगता है अच्छी मार्केटिंग एजेंसीज की एक एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म होना चाहिए और लोगों को मार्केटिंग एजेंसीज को भी चूज करना चाहिए और उनको हायर करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अगर प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करना है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना इंपॉर्टेंट राय देने के लिए थैंक यू सो मच सर। सर मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि आपकी पूरी टीम का, मेरी टीम मेंबर्स का जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया, आपका और पूरे पुष्पांजलि ग्रुप का, सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना इंपॉर्टेंट ये। और बाकी बिहारी जी का ये इंटरव्यू तभी पॉसिबल हुआ, नहीं तो अभी हम लोग 5-6 इंटरव्यू करके ये सीरीज क्लोज करने वाले थे। मैं बहुत क्लियरली ये लाइव इंटरव्यू रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि ये इंटरव्यू पॉसिबल हो पाया और इतना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोगों तक गया, और स्पेशली एक पूरा नया हॉरिजॉन निकल कर आया रियल एस्टेट इंडस्ट्री का कि एक स्पिरिचुअल प्लेसेस में काम करने वाले बिल्डर्स की क्या स्ट्रेटेजी होती है, कैसा क्लाइंट बेस होता है, कैसे वो सिस्टम डेवलप करते हैं, वो सब सुनने मिला। उसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ कहना चाहे तो आप। डॉक्टर साहब मैं जरूर कहना चाहूंगा, आपने जो मुहिम छेड़ी हुई है अभी रियल एस्टेट के सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपने जो बनाया हुआ है, मैं चाहता हूं कि इस तरह के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और इस तरह की जो आपने जो एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है, इस प्रोजेक्ट को लेने वाले के लिए भी बहुत बड़ा शुक्रिया है, क्योंकि सारे लोगों को एक धागे से बांधना बड़ा टफ जॉब है। और और मैं तो आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने, मुझे नहीं मालूम आपकी एज क्या है, लेकिन इस छोटी सी एज में आपने बहुत सारे काम कर डाले हैं और नागपुर में बैठकर दुनिया के हर कोने के डेवलपर को एक प्लेटफॉर्म पर लाना इज अ वेरी वंडरफुल जॉब। आई एम ग्रेट थैंकफुल टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।